और फिर हम लोग आगे आज का सेशन चालू करते हैं। अम, मुझे VMware टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं तो मैं 2010 से इस टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हूँ। करीबन 13 साल मुझे हो गए काम करते हुए। और आज टेक्नोलॉजी तो VMware मैंने काफी टाइम से टेक्नोलॉजी को देखा है और काफी टाइम से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बी श्योर मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मुझे काफी अच्छे डेप्थ से इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और मैं वही आपके साथ आज बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आज चालू करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि VMware है क्या। एक उसकी पहले हिस्ट्री समझते हैं कि VMware है क्या, कैसे चालू हुआ, कहाँ पे चालू हुआ, किसने चालू किया, मोटिव क्या VMware को चालू करने का। ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग समझते हैं कि एक कंपनी की हिस्ट्री होती है, तो VMware की क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेशन की। जब भी हम कोई नया कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो सर्टिफिकेशन एक दिमाग में हमेशा रहता है कि उसको हम उस टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर सर्टिफिकेशन ऑप्शंस होते हैं। जैसे हर कंपनी का होता है, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, लिनक्स, ऐसे ही VMware के भी सर्टिफिकेशन होते हैं। और वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और वो कैसे अचीव किए जा सकते हैं, हम सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हम लोग बात करेंगे कोर्स के बारे में कि हम VMware का जो कोर्स है जिसके जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें जो एक ऑफिशियल कोर्स में होती हैं VMware के और जो हमारे कोर्स में, उन दोनों में डिफरेंस क्या है या डिफरेंस है ही नहीं या हम ज्यादा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन के मैं जो भी आंसर्स हैं सब आपको उस टाइम पर बताता हूँ। तो जब हम लोग एक बार कोर्स समझ लेंगे कि कोर्स हम लोग क्या कवर करेंगे इस सेशन के अंदर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने लैब की कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वरना जैसा IT में होता है कि अगर आप 3 4 5 महीने किसी भी चीज पे काम नहीं करोगे तो आप भूल जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग पढ़ें उसको साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करें। तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमारे पास लैब अवेलेबल है, ये सिस्को से, लिनक्स से, माइक्रोसॉफ्ट से कैसे डिफरेंट है, हार्डवेयर हमें क्यों एक डिफरेंट चाहिए होता है, ये सब कुछ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग लैब सेटअप की बात कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक आर्किटेक्चर की। मतलब VMware जरूरी क्यों है। ये तो हमको समझ में आता है कि VMware यूज होता है मार्केट में, बट क्वेश्चन ये है कि ये जरूरी क्यों है VMware। तो जब VMware मार्केट में नहीं था तब इन्वायरमेंट कैसा चलता था, क्या कंसर्न्स आते थे, कैसी चीजें चलती थी, हम सब ये सब इसके बारे में समझेंगे। अम, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अम, हम लोग फिर समझेंगे कि जब VMware आया तो उससे क्या बेनिफिट हुए। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में हम लोग को पास आती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब VMware आता है पिक्चर में, जिसको हम लोग हाइपरवाइजर बोलते हैं, उससे कैसे बेनिफिशियल हमें होता है, कैसे हमें बेनिफिट मिलता है, ये सब चीजें हम समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ESXi क्या है। द वर्ड ESXi ये है क्या, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये काम करता कैसे है, ये कौन से टाइप का हाइपरवाइजर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अराउंड इट। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे कि ESXi ही क्यों, वाई ESXi। आप मार्केट में डेफिनेटली बोल सकते हो कि बहुत सारे अवेलेबल है, राइट। किसी भी चीज की आज के टाइम पर एक मोनोपोली नहीं होती है।
चाहे कार हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीकॉम हो, वैसे ही हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि कॉम्पिटिटर्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, सेम इज एप्लीकेबल यहाँ पर भी अवेलेबल है। बट क्वेश्चन है कि लोग फिर भी ESXi ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, इसके बेनिफिट्स क्या है, और ऐसा ही क्यों लोग इसी को क्यों चूज करते हैं, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कितना रेलेवेंट है, राइट? जैसे आप कहोगे आज के टाइम पर तो हर कोई क्लाउड के बारे में बातें कर रहा है, हर कोई AWS, GCP या एजोर के बारे में बातें कर रहा है। इस जमाने में VMware रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे चीजें हो रही हैं, ये काफी होलिस्टिक पिक्चर मैं आपको दूंगा इसके बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, एक डेमो करेंगे। तो ये जब हम लोग सब चीजें पढ़ लेंगे, एक बार इसके बारे में समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ESXi का इंस्टॉलेशन होता कैसे है। तो ESXi इंस्टॉलेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे। इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास एक अभी क्वेरी आई है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जॉब कैसे मिल सकती है, या वर्चुअलाइजेशन की जॉब है रिक्वायरमेंट में कि नहीं है। तो मैं इसका एक आंसर आपको देना चाहता हूँ कि VMware की बहुत ज्यादा डिमांड है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, राइट? जैसे एक लिनक्स एडमिन रिक्वायर्ड होता है एनवायरनमेंट में, एक विंडोज एडमिन रिक्वायर्ड होता है, एक नेटवर्क एडमिन रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एक VMware एडमिन भी। और VMware एडमिन का जो पोर्टफोलियो है वो एक्सपैंड हो रहा है। कैसे एक्सपैंड हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, राइट? ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सिलेबस का मैं आपको एक कंपैरिजन करके एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा अभी कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक VMware का ऑफिशियल करिकुलम होता है, वो क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, और हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो आपको एक कंपैरिजन समझ में आएगा कि VMware आपको क्या ऑफर कर रहा है और हम एज KR नेटवर्क क्लाउड आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। इसका आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, राइट? और एंड में हम लोग फिर बैचेस के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे बैचेस चलते हैं, उसके बारे में भी लोग डेफिनेटली बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ अगर कंसर्न्स हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। हमारी पूरी टीम है आपको क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पर। ESXi का इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि VMware है क्या, काम कैसे करता है। और फिर हम लोग उसको एक्सेस करके भी देखेंगे कि एक बार जब इंस्टॉलेशन कर दिया उसके बाद एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें भी हम लोग करके देखेंगे। ओके, तो अब पहले पॉइंट से चालू करते हैं, पहले हिस्ट्री ऑफ VMware से चालू करते हैं, फिर एक एक करके सारे पॉइंट कवर करेंगे और जिसमें आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ VMware। VMware कब से आया, कब से नहीं आया। तो अगर मैं VMware की बात करूं तो VMware बेसिकली एज अ कंपनी ये सेटअप हुआ था 1998 में, राइट? US का जो सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया, राइट, जहां पर हर कुछ चीजें होती हैं, तो वहीं पर ये फाउंड किया गया था। और ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इनिशियली सबसे पहली बार ये कंपनी VMware मतलब फाउंड करी थी, राइट? जब इन्होंने कंपनी बनाई 1998 में, तो इन्होंने 1999 में पहला अपना एक प्रोडक्ट लेकर आए जिसको कहने लगे वर्क स्टेशन, राइट? वर्क स्टेशन इनका एक पहला प्रोडक्ट था जिसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स को वर्चुअलाइज कर रहे थे, ये ऑपरेटिंग को वर्चुअलाइज कर रहे थे। इन्होंने पहली बार वर्चुअल मशीन बनाई, राइट? तो वो वर्क स्टेशन वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करते हैं। ये 1999 में इसका वर्जन 1 था, आज के जमाने में इसका वर्जन 16 आ गया है।
16 इज द लेटेस्ट वर्जन जो VMware वर्कस्टेशन का अवेलेबल है मार्केट में। जब ये लॉन्च हुआ था, पहला ही प्रोडक्ट था, तब वर्जन ऑफ कोर्स 1.0 था। जब इन्होंने VMware वर्कस्टेशन को पहली बार लॉन्च किया था 1999 में, उसके बाद इन्होंने अपना पहला हाइपरवाइजर लॉन्च किया ESX, राइट। इसका वर्जन 1.5 था और इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2002 में। तो बेसिकली अगर आप वर्चुअलाइजेशन की बात करोगे तो जो VMware का वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया है, ये इन्होंने लॉन्च ही किया 2002 में, राइट। और उसके बाद ओवर द टाइम ये इम्प्रूवमेंट करते रहे कि 2002 में जब आया तो ऑफ कोर्स कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज नहीं होती हैं। विथ टाइम वो प्रोडक्ट मैच्योर होता है, वो ग्रो करता है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड होती है। वैसे ही ESX के साथ भी था, विथ टाइम ये ग्रो हुआ है प्रोडक्ट, राइट। और 2006-2007 में इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज आना चालू हुई और तब फाइनली जाके इसने शेप लेना चालू किया कि ये प्रोडक्शन में रोल होना चालू हुआ। ये पहले क्या होता था कि ये डेवलपमेंट में जब कोई नया प्रोडक्ट आता है आप थोड़ा हेजिटेंट होते हो अपना प्रोडक्शन रन करने के लिए उसके ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। बट जैसे ही प्रोडक्शन आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योर हो जाता है, राइट, उसके बाद आप जो है उसको आप अपने प्रोडक्शन में रोल आउट करना चालू करते हो। वैसे ही इसके साथ भी हुआ। तो 2002 में पहली बार आया था, फिर 2006-07 में ये प्रोडक्शन में इसने अपनी स्पीड पिकअप कर ली, राइट। ये किसका इंटरफेस है? ESX 1.5 का, जो उस टाइम पर अवेलेबल था। फिर इन्होंने 2003 में vCenter लॉन्च किया, राइट। अब मैं थोड़ा सा ये टर्म्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ। सबसे पहले हमने समझा ESX, राइट। ESX इनका हाइपरवाइजर है VMware का, राइट, जिसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स अपनी बनाते हैं। जो vCenter होता है, vCenter मेरा एक मैनेजमेंट कंपोनेंट है कि अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, आप उनको एक जगह से कैसे मैनेज करोगे? एक सेंट्रल लोकेशन चाहिए आपको मैनेज करने के लिए, राइट, कि आपको हर सर्वर पे इंडिविजुअली लॉगिन ना करना पड़े, एक सेंट्रल पोर्टल पे आप जाओ और वहीं से पूरे एनवायरनमेंट को आप मैनेज करो, राइट। तो vCenter मेरा वो फंक्शनैलिटी है या वो मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे सेंट्रल कंसोल देता है, राइट। जैसे विंडोज में है और अदर प्रोडक्ट्स में होते हैं, चाहे आप सिट्रिक्स ले लो या बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में होता है कि आपके पास एक सेंट्रल कंसोल होता है। उस सेंट्रल कंसोल से जाके आप अपने उस पूरे एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हो, इंस्टेड कि आप हर एक मशीन पर जाके लॉगिन करो, जो बहुत ही मोनोटोनस और बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है विद टाइम, राइट। तो एक vCenter मेरा एक सेंट्रल मैनेजमेंट कंसोल है जहां से मैं अपना पूरा VMware एनवायरनमेंट मैनेज कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक बार VMware कोर्स के बारे में, राइट। तो अगर मैं बात करूँ VMware कोर्स की, तो जैसे VMware जब चालू हुआ था, राइट, जब हमने पिछली स्लाइड पे देखा, जब VMware चालू हुआ था तो VMware के पास जो थे बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स, राइट, के पास बहुत ही हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स थे जिसको वो लेके उन्होंने चालू किया। जैसे अगर आप सिस्को की बात करोगे, राइट, जब सिस्को इनिशियली पहले आया था तो सिस्को के पास बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट थे। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सिस्को के पास राउटिंग, स्विचिंग, वायरलेस और बहुत सारी वॉइस, डेटा सेंटर, बहुत सारे स्ट्रीम्स में सिस्को ने अपना जो है पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया। वो हर कंपनी के साथ एप्लीकेबल होता है। जब एक कंपनी स्टार्ट होती है उसका पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट। उसके बाद ग्रेजुअली वो एक्सपैंड करते हैं। VMware के साथ भी ऐसा ही हुआ है, राइट। मैं बिल्कुल तन्मय, अभी मैं कोर्स के आगे पूरी अभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कोर्स क्या है, हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ऑफिशियल क्या होता है, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। बस आप मेरे को 10 मिनट का टाइम दो, हम लोग उस पॉइंट पे आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो जैसे जो VMware एज अ कंपनी ये स्टार्ट हुई विथ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट अब इन्होंने अपना क्या किया है, अपना पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है। ये डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन में है, सिक्योरिटी में है, एंड यूजर कंप्यूटिंग में है, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन में है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में है, क्लाउड मैनेजमेंट में है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका पोर्टफोलियो हर जगह एक्सपैंडेड है, राइट। ये हर फील्ड के ऊपर है। इट्स नॉट दैट कि अगर आप बोलोगे कि आज मेरे पास कंटेनर्स आ गए हैं तो क्या मैं कंटेनर्स
या Kubernetes एनवायरनमेंट VMware पे रन कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। तो VMware चेंज होता रहा है हर एनवायरनमेंट के हिसाब से, विथ टाइम ये अपने आप को ग्रो करते रहे। अब अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो जैसे कोई भी सर्टिफिकेशन होता है किसी भी कंपनी का, उसका बेसिकली पहले एक होता है एसोसिएट, प्रोफेशनल, फिर एडवांस प्रोफेशनल और फिर एक एक्सपर्ट लेवल आता है। VMware के साथ भी ऐसा ही है। तो जो हमने अभी पीछे ये सारे हमने जो ऑप्शंस देखे, राइट, इन सारी टेक्नोलॉजीज में ये अलग अलग ट्रैक्स हैं VMware के, राइट। जैसे अगर आप CCNA करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो पहले CCNA होता था राउटिंग स्विचिंग में, आज CCNA वॉइस में भी होता है, वायरलेस में भी होता है, डेटा सेंटर में भी होता है, और अलग अलग उसके ट्रैक हो गए हैं। वैसे सेम इज एप्लीकेबल विद VMware ऑल्सो, कि VMware के साथ अब जो आप सर्टिफिकेशन इनके अचीव करना चाहते हो, तो बेसिकली ये इनके जनरल सर्टिफिकेशंस हैं, यानी कि आप एसोसिएट, प्रोफेशनल, एडवांस प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, जिनके कुछ कैटेगरीज हैं सर्टिफिकेशंस के। अब ये जो कैटेगरीज हैं ये सारे ट्रैक्स के लिए एप्लीकेबल है। सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क हो गया, एंड यूजर कंप्यूटिंग हो गया, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सब पे ये एप्लीकेबल है। तो बेसिकली हमारा जो एसोसिएट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है वो एक एंट्री लेवल टेक्नीशियन के लिए होता है, ये एज पर VMware, राइट। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो हम जो टारगेट करते हैं, हम यहाँ VCP सर्टिफिकेशन को टारगेट करते हैं, और कुछ पॉइंट्स हम लोग एडवांस सर्टिफिकेशन के भी इसमें टच बेस करते हैं। अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा तो आपको डिफरेंस अच्छा समझ में आएगा। तो हम जो टारगेट करेंगे यहाँ पे, हम VCP को टारगेट करेंगे, ये VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल के लिए। और बेसिकली यहाँ पर ये जो इनका थॉट प्रोसेस होता है वो होता है इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, मैनेज। आप डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन VMware में उसको आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो आना चाहिए, और रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये तीन चीज पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसको ICM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, I से इंस्टॉल, C से कॉन्फ़िगर, M से मैनेज। तो आपको हर जगह VMware में दिखाई देगा ICM, VMware 7 ICM। तो ICM मतलब होता है इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, मैनेज, और बेसिकली वो प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है जिसको टारगेट किया जाता है। इसको अचीव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम एडवांस पे जा सकते हैं। एडवांस में हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डिजाइन का पेपर होता है जो अलग से ट्रैक होता है, और एक डिप्लॉयमेंट का पेपर होता है। तो ये दो अलग अलग पेपर्स आते हैं। और फिर एंड में आता है हमारे पास एक्सपर्ट, जहां पे डिजाइनिंग, सोल्यूशनिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उस लेवल पे वहां पर जाके तब उस चीज को ध्यान पे रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर इस टेक्नोलॉजी से अभी एक्वेंटेड हो रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए एकदम नया हूँ, राइट, मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, और मैं कहता हूँ कि मुझे VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल, मुझे VCP बनना है, राइट। तो VCP बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये VMware का रिकमेंडेशन है कि जहां पर हमने चूज किया हुआ है नो VCP सर्टिफिकेशन, कि मतलब मैं एज अ कैंडिडेट मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास कोई VMware का सर्टिफिकेशन नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन पाथ इफ यू होल्ड नो VCP सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई भी VMware का सर्टिफिकेशन नहीं है तो इनका सबसे पहला पॉइंट होता है गेन एक्सपीरियंस विद vSphere 7, राइट। ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे पहले जाके आप सर्टिफिकेशन कर लो, राइट, या आपने लैब में पढ़ा, प्रैक्टिस करो और आप जाके इसको आप तुरंत जाके पेपर क्लियर कर दो, राइट। इनका मोटिव होता है कि सबसे पहले उन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है कि ये रेकमेंडेड है कि पहले आप उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस गेन करो विथ टाइम, एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 महीने आपको कम से कम उस प्रोडक्ट के साथ थोड़ा एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि अटेंड वन ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, राइट। तो ये रिक्वायर्ड है। अगर आपने एक VMware सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो जैसे दूसरी टेक्नोलॉजीज में होता है कि आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पेपर रजिस्टर करो, उनकी जो कॉस्ट होती है पेपर की वो दो, पेपर को एक सेंटर में, नहीं तो ऑनलाइन भी आजकल घर से होते हैं पेपर, तो आप उस पर रजिस्टर करो और आप पेपर को दे सकते हो, राइट। कोई ट्रेनिंग की ऐसी रिक्वायरमेंट
कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है। बट VMware में क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोई नहीं है तो ये रिक्वायर्ड है। देखो इन्होंने एक्सपीरियंस में तो बोला कि रेकमेंडेड है, कि हम एक्सपीरियंस में आपको बोलते हैं कि भाई हमारी रिकमेंडेशन है कि कुछ आप एक्सपीरियंस ले लो। बट अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है, अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो ये रिक्वायर्ड स्टेप है जहां पे आपको ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। इसके बिना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और उसके बाद आपको VCP का एग्जाम लेना पड़ेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेते हो, राइट, एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट से मैं बोलूं, या अगर मैं बोलूं एक ऑफिशियल ट्रेनिंग अगर आप लेते हो, राइट, बेटर वर्ड होगा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग अगर आप लेते हो, राइट। तो अगर आप एक ऑफिशियल ट्रेनिंग लेते हो तो वो ऑफिशियल ट्रेनिंग बेसिकली 40 आवर्स की होती है। वो बेसिकली 5 डेज की होती है, और 5 डेज में 8 आवर्स अ डे, दैट मेक्स इट 40 आवर्स। वो 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। और ये एक मैंने इंस्टीट्यूट से उनकी फीस उनकी वेबसाइट पर देखी थी, तो ये कॉस्ट आती है, राइट। तो ये एक ऑफिशियल का एक क्लास की कॉस्ट है, राइट। और उसके बाद आप पेपर देना, आपको आप अपीयर कर सकते हो। अब बात करते हैं जो काफी लोगों का क्वेश्चन है, और तन्मय ने भी यही पूछा है कि हम कवर क्या करने वाले हैं, कोर्स की डिटेल्स क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूं, और मैं आपको VMware की मैं वेबसाइट पर लेकर जाता हूं, और जहां आपको मैं दिखाता हूं कि एक्चुअल में उनका ट्रेनिंग कंटेंट क्या है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार शेयरिंग लगाता हूं। ओके, तो अगर आप गूगल पे जाते हो, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करो vSphere 7 ICM, राइट, अब इसे टाइप करो vSphere 7 ICM, और आपके पास पहला लिंक आ जाएगा। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो ये आपको VMware के ऑफिशियल पेज पे लेकर जाएगा। और जो आपका VMware का ऑफिशियल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वो 5 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो देखो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो लेंथ है ये 5 डेज है, मतलब मंडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे तक जाएगा। और ये 8 आवर्स अ डे आपको इसमें क्लास होती है। अब इसके लिए जो ऑडियंस इंटेंटेड है, कि मतलब किसके लिए ये प्रेफर्ड कोर्स रहेगा, वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या इंजीनियर्स, जो एडमिन्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा कोर्स है। अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट लिखी हुई है, राइट। कि प्री रिक्विजिट क्या है, कि जो ऑलरेडी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का उनके जिनके पास एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल विंडोज या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्री रिक्विजिट है, उनके लिए ज्यादा ये फ्रूटफुल रहेगा, उनको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। अब इसके कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लासरूम में पढ़ सकते हो, आप लाइव ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑन डिमांड के हिसाब से पढ़ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि बेसिकली जब आप 5 दिन की क्लास करोगे तो आप 5 दिन की क्लास में सीखोगे क्या क्या, राइट। अब इसमें ये स्टार्ट करते हैं कि डिफाइनिंग की एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर, एक टर्मिनोलॉजी होती है, राइट। ये टर्मिनोलॉजी है क्या, VMware के साथ फिट कैसे बैठती है, आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा। उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिर यहाँ पे ये पॉइंट है कि इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर ESXi, ये कैसे किया जाता है। वी सेंटर, जो हमने अभी समझा कि एक सेंट्रल कंसोल है जहां से हम लोग चीजें मैनेज करते हैं, वो क्या है। वर्ड अप्लायंस का मतलब क्या होता है, पहले ये अप्लायंस नहीं आता था, पहले कुछ और आता था। तो हम लोग सब पूरी बारे में बात करेंगे कि पहले क्या होता था, अब क्या आया, डिफरेंस क्यों है, क्यों ये ऐसा आया। बहुत सारी इसकी चीजें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, राइट।
उसके बाद उसको बैकअप कैसे लिया जाता है, आपका वी सेंटर ठीक है कि नहीं है, जो आपने डिप्लॉयमेंट किया है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट की अपनी मॉनिटरिंग, अपनी हेल्थ कैसे वेरीफाई करी जाती है, वो सब इसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं कि मतलब अब VMware में हम लोग वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, वो वर्चुअल मशीन्स कैसे बाहर बात करेंगी, उनका ट्रैफिक कैसे बाहर जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज से कि स्टोरेज कैसे कनेक्ट होगा, जो वर्चुअल मशीन है उसका डेटा आप कहाँ पे रखोगे, कैसे जाएगा, तो स्टोरेज के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये चीज इन्होंने वहां पे बात करेंगे। फिर ये बात करते हैं कि एक वर्चुअल मशीन को हम बनाते कैसे हैं, टेम्पलेट क्या है, क्लोन क्या है, इसमें क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है, कंटेंट लाइब्रेरी क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वर्चुअल मशीन को रिसोर्सेस का यूज कैसे करना है, ऐसा मतलब कहाँ पर ज्यादा मेमोरी देनी है, कहाँ पे कम CPU देना है, ये सब चीजें के बारे में बात करी जाती है। फिर ये बात करते हैं कि वी मोशन क्या होता है, स्टोरेज वी मोशन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर HA क्या होता है, DRS क्या होता है। फिर ये बात करते हैं कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अगर आपको vSphere जो लाइफ साइकिल है उसको कैसे मैनेज करना है। और फिर अगर आपको ESX के अपग्रेड करने हैं, वर्चुअल मशीन को आपको अपग्रेड करना पड़ता है, वो आप अपग्रेड कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होती हैं, राइट। अब ये ऑफिशियल क्लास है, अगर VMware का ऑफिशियल क्लास एक एनरोल करते हैं तब ये सारी चीजें आपको उस 5 दिन में पढ़ाई जाएंगी। ये VMware की वेबसाइट पर है, आप लिंक एक्सेस करोगे, आपको भी गूगल पे दिख जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार नेटवर्क क्लाउड में आपको इससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, राइट। जो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं ये तो बाय डिफॉल्ट कवर्ड है, ये तो हम 100 नहीं 200% कवर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो हमें फील होता है कि कोर्स में इंक्लूड होना चाहिए, राइट। हम उन पॉइंट्स को भी टच करते हैं, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। तो वो जितने भी पॉइंट्स एडिशनल हैं, जैसे आपको मैं बताऊं नेटवर्क पोर्ट बाइंडिंग, राइट, और उसके बाद FT है, और उसके ऊपर है मल्टीनिक वी मोशन है, बहुत सारे ऐसे एडवांस टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट हम अपने कोर्स में उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी ऑफिशियल क्लास का करिकुलम है उससे ज्यादा ही आपको हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, राइट। कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, उससे ज्यादा ही बहुत कुछ हम उससे ज्यादा कवर करेंगे अपने एनवायरनमेंट में। दैट इज ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस, कि कल को अगर आप कहीं चीज पर फंस जाते हो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो पता हो। मैं अग्री करता हूँ कि VMware की डेडिकेटेड क्लास है ट्रबल शूटिंग की, कि जहां पर वो आपको बताते हैं कि ट्रबल शूटिंग कैसे डेप्थ में करनी चाहिए, बट हम उसमें काफी सारे पॉइंट्स ट्रबल शूटिंग के कवर करेंगे। परफॉर्मेंस कैसे देखी जाती है उसके बारे में कवर करते हैं। परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है समझने के लिए कि परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे नहीं आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी कुछ है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है ऑफिशियल करिकुलम में, बट हम KR नेटवर्क क्लाउड में इसे डेफिनेटली हम इंक्लूड करते हैं। अब मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके फिर से अपनी PPT पे वापस जाता हूँ। तन्मय, आपका ये क्वेरी आंसर हुआ? आपको कोई डाउट है कोर्स में तो आप प्लीज मुझे बताओ, चैट पे लिखो आप। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मैं इसको अलाउ करता हूँ। ओके ओके, तो हमने अभी ये देखा कि VMware की ऑफिशियल क्लास में जो लिंक है
ये ऑफिशियल क्लास का लिंक है। इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, राइट। हम, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर जो मेंशन्ड है वो सब तो मेंशन करेंगे करेंगे, उसके अलावा भी हम लोग करेंगे। अविनाश जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। व्हाट इज द सेल? आप थोड़ा इसको प्लीज इलैबोरेट करेंगे सर? मैं समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्यों है। अच्छा, ओके। सैलरी पैकेज, हाँ सर, इसके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। थोड़ा सा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको मैं सैलरी पैकेज के बारे में बताता हूँ। तो हम अपने कोर्स में ये सारी चीजें एकदम स्क्रैच से हम लोग चालू करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, एसटीडीसी क्या है, वीएमवेयर जब नहीं था तब क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस आती थी, अब वीएमवेयर के आने के बाद वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, वीएमवेयर के प्रोडक्ट्स क्या है, वर्चुअल मशीन बनती कैसे है, ऑप्शंस क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को सेटअप कैसे करते हैं, स्नैपशॉट, हाई अवेलेबिलिटी, डीआरएस, परफॉर्मेंस, माइग्रेशन कैसे करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग इसके बारे में कवर करने वाले हैं, जो परफॉर्मेंस, स्टोरेज। तो इनफैक्ट हम लोग आपको ये भी हेल्प करेंगे कि आप अपने रिज्यूमे में जो आपने काम किया है उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। अगर आपको दिखाना हो अपने रिज्यूमे में कि आपको जो वीएमवेयर की नॉलेज है उसको बेस्ट वे क्या है प्रेजेंट करने का, हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। इसको आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं लैब सेटअप की। अविनाश जी, आप, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आप एक विंडोज बैकग्राउंड के हैं, अगर आपको लिनक्स नहीं आती, परफेक्टली फाइन। ऐसा कोई लिनक्स आना मैंडेटरी नहीं है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक प्री रिक्विजिट है कि वो होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि वो लिनक्स पे ही हो, राइट। मैं विंडोज बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी लिनक्स की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो दैट इज फाइन, उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। जब हम लोग कोर्स करेंगे, जब हम लोग ये कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आपको चैलेंज आएगा। अब जैसे अगर आपको मैं दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करूं, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाउड की बात करूं, या अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की, या बात करूं मैं विंडोज या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें आपको 2-3 मशीनों में आपका काम हो जाएगा। क्लाउड में आपको कुछ चाहिए नहीं है, आपके पास कोई भी मशीन हो, आप क्लाउड पे कनेक्ट कर सकते हो और आप वहीं से अपना एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हो। वीएमवेयर में क्या होता है कि वीएमवेयर में आप मल्टीपल मशीन्स बनाते हैं, वर्चुअल मशीन्स आप बनाते हैं, राइट। तो जैसे आपने एक विंडोज की मशीन को वर्चुअलाइज किया, फिर आपने लाइनेक्स की मशीन को वर्चुअलाइज किया, फिर आपने एक और लाइनेक्स की मशीन को किया, ऐसे ही आप करके आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को एक्सपैंड करते हैं। आप ESX बनाओगे, एक बनाओगे, दो बनाओगे, उनके बीच कनेक्टिविटी देखोगे, फिर आप उनको सेंट्रल मैनेज करने के लिए आपको एक वी सेंटर डिप्लॉय करना पड़ेगा, जहां से आप उन सबको आप सेंट्रली मैनेज भी कर सको। तो इन सारे कंपोनेंट्स के लिए रैम लगती है, राइट। इसीलिए हमारे पास जो लैब है वो सारी की सारी इतनी सफिशिएंट लैब्स हैं कि आपको कोई भी हिकअप नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। जैसे हम अपनी लैब्स में आपको i7 प्रोसेसर लगा के देते हैं फॉर द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग। 64 GB ऑफ रैम लगती है ऑन एवरी मशीन, मतलब जो भी हम आपको मशीन आपको प्रैक्टिस के लिए एलोकेट होती है उसमें 64 GB की रैम लगी होती है, राइट। तो सीपीयू और मेमोरी, ये दो चीजों का हम लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है कि आपको कोई कंसर्न ना हो। लेकिन आज के टाइम पर सीपीयू, मेमोरी के साथ स्टोरेज का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा सीपीयू, बहुत अच्छी मेमोरी आपको दूं मशीन के अंदर, लेकिन अगर आपको मैं हार्ड ड्राइव दे दूं वही पुराने जमाने की साटा वाली 5400 आरपीएम की एकदम बेसिक हार्ड ड्राइव आपको दे दूं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो इंस्टॉलेशन है, वो बहुत ज्यादा आपकी स्लो हो जाएगा। फिर आपको एकदम प्रैक्टिस करने में आपको एकदम लैग आएगा। इसीलिए हमारे हर मशीन में हम लोग ने एसएसडी लगाई हुई है,
राइट, कि आपको कंप्यूट, मेमोरी और स्टोरेज तीनों ही पॉइंट से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले अपनी लर्निंग के लिए, राइट। तो ये चीज का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आपको एक हाई एंड इंटरनेट का बैंडविड्थ हमारे लैब में अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूट में, जहां से आप रिमोटली जब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हो। लैब का एक्सेस आपको ऑल 7 डेज मिलता है। आपका अपना खुद का एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होगा जो आप बनाओगे और आप उस पर अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपकी लैब अवेलेबल नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, मशीन हैंग हो गई है, या कोई भी अगर जो एक नॉर्मल चैलेंजेस कभी कभार आ जाते हैं, अगर कुछ वैसा है तो आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल रहेगा इंस्टीट्यूट में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और आपको जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे के सारे आपको इंस्टीट्यूट से अवेलेबल होंगे। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको फटाफट एक बार ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी, पहले बात करता हूँ मैं सैलरी के, जो आपने पॉइंट पूछा है। देखिए सर, मेरे पास ऐसा कोई डेफिनेट नंबर तो नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं कि भाई आप ये कोर्स करोगे और आपको इतने का पैकेज मिल जाएगा। सैलरी हमेशा डिपेंडेंट होती है कि आपका करंट क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उनका एक ब्रैकेट क्या है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है अविनाश। तो मैं ऐसा कोई स्ट्रेट आंसर तो उसका नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आपकी सैलरी में एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको एक एडिशनल टेक्नोलॉजी आती है। आज के जमाने में जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, जितनी टेक्नोलॉजीज को आप लर्न करोगे, उतना ही आपके रिज्यूमे और वेटेड हो जाता है, उतनी ही आपके रिज्यूमे में, जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि लिटरली बहुत ज्यादा एक लाइट आ जाती है, बहुत ज्यादा एक वेट आ जाता है, राइट, बहुत ज्यादा जान आ जाती है आपके रिज्यूमे में, और उतने ही आपकी जो कंपनीज है वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगी। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लिंक्डइन पे जाओ और आप टाइप करो वहां पे VMware, सिर्फ आप वर्ड डालो VMware, और सर्च क्राइटेरिया में आप वहां जाके डालो जॉब्स, और आप कंट्री चूज कर लो इंडिया, तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज हैं लिंक्डइन पे जो VMware एडमिन रिक्वायरमेंट है, और वो एक पेज नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर कम से कम वो 5 6 7 8 पन्ने होंगे, राइट, जहाँ पे हर कोई VMware मांग रहा है। ऐसे ही अगर आप जो अदर जॉब पोर्टल्स अगर आप उनमें जाओगे और अगर आप वहां जाके देखोगे, और आप अगर वहां पर ये टर्म कीवर्ड डालो VMware एडमिन, तो आपको बहुत से जॉब्स दिखेंगी, और आपको वहां पे पे पैकेज भी दिखेंगे। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कमेंट कर पाना कि एग्जैक्टली आपको कितना मिलेगा, बट बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जो आपकी इस क्वेरी का आंसर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप अपनी करंट सैलरी के हिसाब से आप एक जज कर सकते हो कि इस कोर्स को करने के बाद या ये टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आपको क्या आप फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट देख रहे हो, राइट। ये टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, ये भी हम डेफिनेटली आगे बात करने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्या ये टेक्नोलॉजी जा रही है, क्या अवेलेबल नहीं होगी, इस सब चीजें के बारे में आगे अभी बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आया है, सर कैन बी करंटली ऑन Hyper-V virtualization in state data center but we are moving shortly, I have to learn it sequentially. ओके, अच्छा, तो आपको क्वेश्चन मैं समझ पाया तुलसी जी कि आपके पास ऑलरेडी Hyper-V है और आप लोग शायद अब VMware पे मूव कर पा रहे हो, आप मूव कर रहे हो, आप लोग या आप मूव करना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू लर्न इट सीक्वेंशियली। मैं देखो आपको तुलसी जी ये बोलूंगा कि VMware लर्न करना इतना सुपर कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे कोडिंग में होता है कि जैसे मुझे बहुत कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है कि आपको हर एक छोटा पैरामीटर और हर एक छोटी चीज आपको याद रखना पड़ता है। VMware इज रिलेटिवली, मैं आपको बोलूंगा, इजी टू अंडरस्टैंड है एज अ टेक्नोलॉजी, और उसको बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमारे पास एक डेडिकेटेड लैब है जो आपके लिए ऑल 7 डेज अवेलेबल है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हम लोग का जब बैच होता है उसमें एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, आप उस ग्रुप में पोस्ट करो, और जितने भी हम लोग मेंबर्स होते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो अगर आप VMware में लर्न करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे दो टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ेंगी, मेरे लिए चैलेंजिंग तो नहीं हो जाएगा, मैं बोलूंगा ऐसा चैलेंजिंग नहीं होगा,
क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी हाइपर-वी का बैकग्राउंड है, विच इज वेरी गुड, और ये आपको फिर इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो आपके लिए और ये बल्कि मैं बोलूंगा इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सर क्वेश्चन अबाउट मैंडेट ट्रेनिंग कॉस्ट। सर जो मैंडेट ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप VMware की ऑफिशियल क्लास लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे VMware से ऑफिशियल क्लास लेनी है, तो उस ऑफिशियल क्लास के लिए, जैसे अगर आपको मैं स्लाइड में पीछे लेकर जाऊं, अगर यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास VCP का सर्टिफिकेशन नहीं है और अगर आप VCP करना चाहते हो, तब रिक्वायरमेंट है क्लास की, तब ये क्लास रिक्वायर्ड है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, ये आपको चाहिए होगा। तो अगर आप पहली बार करोगे, हाँ, तब आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कोर्स के लिए, कि भाई आपको वो अटेंड करना पड़ेगा पहली बार, राइट, वो उसके रिक्वायरमेंट है। ओके जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, वो मैंने देखो यहाँ पे मेंशन करी है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को कोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने एक ऑफिशियल ऑथराइज मैंने कॉस्ट देखी थी एक, तो ये मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, राइट। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द एग्जैक्ट फी, इसीलिए यहाँ पे एक स्टार भी बना हुआ है। ये कभी कभार कोई ऑफर्स आते हैं तो कुछ कम भी हो जाता है, डोंट कोट मी ऑन द प्राइस, बट हाँ, मैं आपको एक एक वैल्यू दिखा रहा हूँ जो मैंने देखी है, राइट, और उसी के अराउंड कॉस्ट रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वुड इट बी टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम KR नेटवर्क क्लाउड वर्सेस VMware। बहुत अच्छा पॉइंट है सर, एंड थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। सर इसके लिए देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि VMware का जो ऑफिशियल क्लास है, मैं उसको किसी भी वे में गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्लास अच्छी नहीं है, आपको नहीं लेनी चाहिए, या वो क्लास खराब है, मैं किसी भी तरीके से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। वो क्लास बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी क्लास है, राइट, आई हैव ऑल प्रेजेस फॉर द VMware ऑफिशियल क्लास, राइट। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, VMware ने खुद भी लिखा है, गेन एक्सपीरियंस विद vSphere 7। ये पहले पॉइंट में ही कह रहे हैं कि पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और उसके बाद स्टेप 2 है इनका। स्टेप 1 तो है कि एक्सपीरियंस आप गेन करो, और स्टेप 2 है इसका कि फिर आप इनकी एक ऑफिशियल क्लास करो। सर हम आपको वो स्टेप 1 में लेकर, आपके जो पॉइंट है स्टेप 1 का, इसे हम कवर कर सकते हैं आपके लिए, राइट। हम आपको एक वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जहां पे आप VMware एज अ टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जो पॉपुलर नोन सिनारियोज होते हो उनको आप टेस्ट कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि होता क्या है, बेसिकली चलती कैसे है, उनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उनके साथ आप खेल सकते हो, राइट। आई मीन खेलने का मतलब है आप अपनी लर्निंग के लिए, इस सिनारियो को मैं अगर ऐसे चेंज कर दूं तब क्या हो जाएगा, इस सिनारियो को मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूं तब क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप जब एक प्ले करते हो लैब में, तो आपको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, राइट। और जैसा मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में कहता हूँ, मतलब अपने बैचेस में कहता हूँ मैं, कि अगर आपके पास एक अमाउंट है जिसको आप कहते हैं कि भाई मुझे ये अमाउंट स्पेंड करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 60, 65, 70K मेरे पास है, आई कैन इजिली स्पेंड ऑन ऑफिशियल ट्रेनिंग, राइट। मेरा अपना खुद का पर्सनल सजेशन है, राइट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक खुद की लैब बनाओ, इंस्टेड कि आप 70K ट्रेनिंग में दो, आप अपनी लैब बना लो, राइट। आप एक डेस्कटॉप खरीदो, उसमें आप एक अच्छी रैम लगाओ, उसमें अच्छा प्रोसेसर SSD लगाओ, और आप अपनी लैब बिल्ड करो, राइट। लैब बिल्ड करके आप उसके अंदर प्रैक्टिस करो, और जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है वो हर कंपनी आपको खुद ही कराती है, राइट। जैसे मैं अगर किसी जनरली बात करूं, मैं कि जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, कि जनरली कंपनीज क्या होती हैं, जब आप उनके लिए VMware एनवायरनमेंट मैनेज करते हैं तो वो आपको खुद ही सर्टिफाई करवाती हैं। तो जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट होता है, विच इज द वेरी हैवी कॉस्ट, कि 70, 80K जो भी लगता है,
वो कंपनीज खुद जनरली स्पेंड करती हैं, राइट, एम्प्लॉयज के ऊपर कि उनको सर्टिफाइड बनाए। अगर आपके पास वो एक अमाउंट है जो आप स्पेंड करने को रेडी हो, तो मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि इंस्टेड ऑफ कि आप वो जो मनी है अगर आप यहाँ पर स्टेप 2 में अगर आप लगाना चाहते हो, तो स्टेप 2 में लगाने से अच्छा आप अपनी एक लैब बना लो, आप लैब में प्रैक्टिस कर लो। स्टेप 2 तो आपको आपकी कंपनी भी करा देगी, राइट। लेकिन अगर आप पर्सनल लर्निंग पे कुछ करना चाहते हो, अगर आप पर्सनली कुछ सीखना चाहते हो, तो दैट इज बेस्ट मैं बोलूंगा, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, राइट, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर आप उनको ये बोलोगे कि भाई मैं VMware सर्टिफाइड हूँ, मैंने VMware की ऑफिशियल क्लास करी है, मैं VMware सर्टिफाइड हूँ, तो वो अप्रिशिएट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, राइट, या आपसे वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया है, या आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। वो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। आप सर्टिफाइड हो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आपने अपनी नॉलेज इनहेंस करी, आपने एक नई टेक्नोलॉजी सीखी, हर कंपनी अप्रिशिएट करेगी। लेकिन आपको वो अगेन फिर से वो एक इंटरव्यू तो आपका लेगी ही लेगी। लेकिन अगर आपके पास अपनी लैब होती है, जब आप उसमें खूब प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत हाई हो जाता है, राइट। कोई भी फीचर, कोई भी टेक्नोलॉजी है, राइट, अगर आप उसको काफी डीप में जाके उसको स्टडी करोगे, हर एक छोटी छोटी बारीकी आप उसकी समझोगे अगर, राइट, तो जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट विल बी वे बियॉन्ड। तो वो आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आपके इंटरव्यूज में बात करने के लिए। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ डेली क्लासेस एंड लैब। मंतु जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लैब के लिए आपको ऐसा कोई कंसर्न नहीं आएगा। 2-3 आवर्स आपको हमेशा मिल जाएंगे लैब के लिए डेली, उसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं होगा। क्लासेस के लिए हम लोग डेफिनेटली, अगर आप वीकडे वाली क्लास में इंटरेस्टेड हो, हम उसमें देख सकते हैं। वीकेंड वाली क्लास में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम उसमें भी देख सकते हैं। जनरली क्लास का टाइमिंग बहुत ज्यादा हम नहीं रखते हैं, मतलब एट एन एवरेज दिन में 3 घंटा ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फिर उससे ज्यादा वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में सारा डाउनलोड दे दूं, तो क्लास हम लोग छोटे टाइम की ही रखते हैं, और आपके पास जो है लैब्स भी अवेलेबल रहेगा, उसमें आपको कोई कंसर्न वाली बात नहीं आएगी। अगर आपका जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन आंसर किए हैं, तुलसी जी, रंगा, मंतु, तन्मय, पहले अविनाश, अगर आपको किसी का भी क्वेश्चन मैं ठीक से अगर मैंने आंसर नहीं किया, या अगर आपको कोई भी फॉलो अप क्वेश्चन हो, तो आप चैट में उसको लिख दो आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि का। VMware तो वो ही सीख सकता है ना जिसके पास इंफ्रा अभी ऑन प्रेम एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, जहाँ पे कंटेनराइजेशन यूज हो रहा है, डॉकर यूज हो रहा है, वो VMware सीखने की नीड है क्या? अच्छा पॉइंट है ऋषि जी आपका। सर, आप जो बात कर रहे हैं दैट इज वो टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे फेज चल रहा है, कंप्लीटली अग्री, क्यूबरनेटीज, राइट। लेकिन अगर आप अपने क्यूबरनेटीज एनवायरनमेंट को, हो सकता है कि आपका मैं अगर जनरल स्टेटमेंट अक्रॉस पुट करूं, हो सकता है कि एक क्लाइंट या हो सकता है एक कंपनी, फॉर एग्जांपल 1234 एक कंपनी का नाम है, ठीक है। 1234 कंपनी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई वो VMware यूज नहीं कर रहे हैं, उनका नया स्टार्टअप था और वो डायरेक्टली कंटेनराइजेशन पे यूज कर रहे हैं, वो डॉकर क्यूबरनेटीज को यूज कर रहे हैं। हाउएवर लार्ज पोर्टफोलियो, अगर मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि VMware का जो मार्केट शेयर है, राइट, VMware के जो ऑन प्रेमाइसेस में आज भी जो एक होल्ड है, जो आज भी रीच आउट है, उनके मिलियंस ऑफ वर्कलोड्स आज भी रन कर रहे हैं। मतलब मिलियंस ऑफ वर्कलोड्स का मतलब है मेरा कि ऐसी लाखों करोड़ों वर्चुअल मशीन्स हैं जो VMware प्लेटफॉर्म पे ऑन प्रेमाइसेस पे चल रही हैं। हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट हो, या हो सकता है जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कंपनी 1234, वो यूज ना कर रहे हो अभी के लिए, लेकिन हो सकता है आपको आगे किसी दूसरे, आप अगर किसी क्लाइंट के साथ पास जाते हो तो वहां पर ये यूज हो सकता है, राइट। VMware का जो एक मार्केट रीच है, जो मार्केट डोमिनेंस है,
और जो बहुत टाइम तक रहेगा, राइट, वो ह्यूज है, राइट। तो मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि VMware इज हेयर टू स्टे, VMware कहीं नहीं जाने वाला है। इसका रेवेन्यू आपको मैं दिखाऊंगा, या मैं आपको अभी इसकी एक दो चीजें और बताऊंगा जिससे आपको और लगेगा, राइट। बट VMware इज हेयर टू स्टे। अगर आप एक बहुत ही एक ऐसे क्लाइंट के लिए काम करें, एनवायरनमेंट छोटा है, वो डेवॉप्स में है, या अगर वो सीधे ही कंटेनराइजेशन कर रहे हैं या क्यूबरनेटीज कर रहे हैं, वो एक स्मॉल फैक्टर हो सकता है सर। लेकिन एट अ लार्ज मैं आपको बोलूं अगर, तो VMware बहुत जगह यूज हो रहा है, राइट। और VMware हम क्यूबरनेटीज पे भी रन, मतलब क्यूबरनेटीज हम लोग VMware के ऊपर भी रन कर सकते हैं। उनके अपने डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं VMware Tanzu, और वो बहुत सारी मल्टी क्लाउड क्यूबरनेटीज मैनेज कर सकता है। तो काफी वाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो VMware मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लर्न करना आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि VMware अब ऑन प्रेमाइसिस भी चल रहा है और VMware क्लाउड में भी चलता है, राइट। आपने सुना होगा सर्विसेज के बारे में जिनको कहा जाता है VMware Cloud on AWS, VMware on Azure, VMware on Google, VMware on IBM, Oracle, Alibaba, और VMware Rackspace भी प्रोवाइड करता है। मतलब कई सारी कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज आउट देयर, जो अपने क्लाउड पे VMware का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो स्टैक है, उसको रन करते हैं, राइट। और जो हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं वो VMware का कोर है, राइट। जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज उसी के अराउंड घूमती है। तो जो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो VMware का कोर है, उसी के अराउंड ही VMware का पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन हो रहा है। बट जो कोर है VMware का, जो 2002 में था, वही आज भी है, राइट। ऑफ कोर्स VMware का प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंशन, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपैंड हो गए, आई कंप्लीटली एग्री, बट दिस इज द कोर्स। Do you know how can I upgrade my unsupported hardware running from 6.7 to 7.0? Sir, my recommendation would be, when it comes to upgrading the hardware, please check the VMware compatibility guide. If you see your hardware listed over there, great. If you do not see your hardware listed over there and you know that your hardware is unsupported, then my suggestion would be, please do not run your production on unsupported hardware. Because tomorrow, when you will run into issues and when you would reach out to VMware technical support, they would say that that you are running on unsupported hardware, which will be a breach of the policies of VMware. And I think this is not right. If your hardware is unsupported, you should reach out to your management, you should reach out to your VMware architects in your organization, your client, and you should talk about it and see into that how you can upgrade your hardware. You should talk to the hardware vendor, you should talk to VMware sales people, but let's not violate any VMware policy. My humble suggestion would be, please do not violate any VMware policy. You have to be within the policy, sir, of the vendor, and then use their product. I hope that helps. If not, then please feel free to mention any other comment on the chat, and I'll be more than happy to answer you. भाविन जी ने मुझसे पूछा है कि VMware और क्लाउड के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भाविन जी। सर, क्लाउड बेसिकली अगर आपको मैं बहुत नटशेल में बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपने सारे कमरों की लाइट ऑन करनी है, आपने सारे कमरों की लाइट ऑन कर दी। सब जने छुट्टी मनाने गए हैं तो लाइट कोई ऑन नहीं करी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर बन रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है, कितने लोग उसे बना रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस हैं, हमारे घर तक क्या हर्डल्स उन लोग ने फेस किए, ये हमसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ बटन पुश करना है, लाइट यूज करनी है, और उतना ही पेमेंट करना है जितनी लाइट यूज करेंगे, राइट। जब लाइट यूज नहीं करनी है, हमने ऑफ कर दिया, तो हमारा बिजली का जो बिल है वो कम आएगा। ये क्लाउड है सर, राइट। एक ऑलरेडी डेडिकेटेड सेटअप एनवायरनमेंट है, आप जाते हो सिर्फ आप उसको यूज करने लगते हो, राइट।
आप ये नहीं ध्यान देते कि कौन सा हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर सपोर्टेड है, अपग्रेडेड है, कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा फर्मवेयर चल रहा है, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, कोई अगर हार्ड ड्राइव फेल हो गई उस सर्वर के ऊपर किसी ने रिप्लेस कराई कि नहीं कराई, ये सब हमारा कंसर्न नहीं है, ये सब क्लाउड में होता है, राइट। भाविन जी आपको समझना पड़ेगा कि क्लाउड इज अ जर्नी, राइट। क्लाउड में अगर आपको जाना, इट इज अ जर्नी, एक बाय स्टेप आप क्लाउड पे जाते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑलरेडी ऑन प्रेमाइसेस में अच्छा खासा फुटप्रिंट चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन वो कहेंगे कि नहीं अब हम सब कुछ जो है क्लाउड में मूव कर देंगे, राइट। ऐसा कुछ कंपनीज करती हैं, बट वहां पर भी वो VMware स्टैक पे जाती हैं, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑन प्रेमाइसेस में VMware चल रहा है, और फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाउड पे भी जाते हैं, जो प्रेफर्ड वेंडर हो, राइट, जो भी आपका प्रेफर्ड वेंडर हो, वहां पर भी आप VMware का आप सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हो। तो वैसी कंपनीज के लिए तो बहुत इजी होता है कि अपना हार्डवेयर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, अपना डेटा सेंटर कॉस्ट हम बचा लेंगे और क्लाउड में मूव हो जाएंगे। वहां पर VMware का भी हमको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, और जो नेटिव क्लाउड के कुछ उसको जो बोलना चाहिए फंक्शनैलिटीज होती है वो भी मिल जाती है। तो अगर कुछ कंपनीज ऐसा करना चाहती हैं तो ऐसा कर लेती हैं। VMware बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म है भाविन जी, जहां पर आप अपने वर्कलोड्स को होस्ट कर सकते हो, राइट। ये बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है, बहुत ही पॉपुलर है, और इसमें मोबिलिटी बहुत है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि अगर आप किसी वेंडर ए के साथ रन करना चाहते हो अपने VMware वर्कलोड, कल को आप वेंडर बी के साथ रन करना चाहते हो, तो आप आराम से अपने वर्कलोड्स को लिफ्ट अपग्रेड आप आराम से कर सकते हो। कई समय फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। भाविन जी, अगर आपको, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, अगर नहीं तो आप मुझे प्लीज लिखो। ऑरेकल कराने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी? ऑरेकल करने के लिए रिक्वायर क्या क्या होंगी? असल मोहम्मद आजम जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अब ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑरेकल सीखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मेरा आपसे सजेशन होगा कि आप प्लीज KR नेटवर्क क्लाउड पे आप कॉल करो और आप अपने कोर्स के रिक्वायरमेंट बताओ। डेफिनेटली वी विल असिस्ट यू। रितेश जी का क्वेश्चन है कि VMware इज अ गुड कॉम्बिनेशन विद लिनक्स दैट लर्न और नॉट। रितेश जी, VMware अगर आप सीख रहे हैं, हमने देखा था पहले प्री रिक्विजिट कि अगर आप अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो अगर आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर हो या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो इट इज अ गुड मिक्स, ये एक अच्छी चीज है, आपके पास रहेगा, राइट। VMware के साथ एक बेनिफिट ये हो रहा है कि VMware हर चीज उनका अपना खुद का एक लिनक्स प्लेटफॉर्म है जिसे वो कहते हैं फोटोन OS। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे फेडोरा है, CentOS है, रेड हैट है, ऐसे ही VMware ने एप्लीकेशन निकाला जिसे ये कहते हैं फोटोन OS। तो VMware ग्रेजुअली अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फोटोन OS मतलब पे लेकर जा रहा है। तो अगर आपको लिनक्स आता है तो अच्छी बात है, VMware आपके लिए मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए इजी रहेगा। अगर नहीं भी आता है, जैसे मैं एक विंडोज बैकग्राउंड से आता हूँ, दैट इज स्टिल फाइन, ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता है, राइट। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको विंडोज या लिनक्स आता है, अगर आप उसके साथ VMware सीखते हो, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राइट। वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो कोई भी लिनक्स की कोई फिजिकल मशीन नहीं बनाता है, या बहुत ही रेयर बनती होगी इन्वायरमेंट्स में, जैसे विंडोज की फिजिकल मशीन या लिनक्स की फिजिकल मशीन जनरली VMware पे बनती है, वर्चुअल मशीन बनती है। तो उस पोर्टफोलियो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। Are there compatible specs for private use when it comes to ESXi? Compatible specs. Decent. I did not get your question. That is, are there compatible specs for private use when it comes to ESXi? I mean, are you referring to a private lab? I'm not sure about the question that you're asking. I'm assuming that you are asking about that if you want to set up your own lab, then what you should do. If that's the case, then yes. I mean, like I talked about, that this is the kind of lab that we are providing you over here. So here, we would give you the a good processor, good amount of RAM, SSD, so that when you do the installation of the software, that is helpful.
you are able to quickly do all your tasks. There is no lag, which will keep your interest bound, which will make sure that you do not lose your interest. So yes, if it comes to lab, then yes, my recommendation would be to have a good lab, and we are also providing it over here. Let me know if it does not answer your question. Okay. मंतु जी, आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डेली क्लास? सर, ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दिन में 3 घंटे से ऊपर क्लास नहीं करते, राइट? 3 घंटे की एक क्लास होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 घंटा इज मोर देन इनफ। बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग ज्यादा उसको अगर क्लास के ड्यूरेशन को एक्सपैंड करेंगे तो फिर उसमें फिर ओवरवेल्म हो जाएगा। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हम लोग कस्टम नीड्स पे भी देख सकते हैं, ऐसा कोई हमारा फिक्स नहीं है। अगर आपकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली वी कैन लुक इनटू दैट एज वेल, उसमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। स्टेप 2, मैंडेटरी टू गेट सर्टिफाइड। यस, मैं आपको इसके लिए बता रहा था कि यहाँ पर कि अगर आप VMware का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, राइट, अगर आप एक ऑफिशियल क्लास लेते हैं और आपके पास अगर कोई VCP सर्टिफिकेशन नहीं है, तब यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, राइट। जो हम लोग KR नेटवर्क क्लाउड में क्लास की बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियल क्लास नहीं है, राइट। दिस इज एन अनऑफिशियल क्लास फॉर द नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। ये नॉलेज शेयरिंग के लिए क्लास है, राइट। जो ये रिक्वायर्ड स्टेप 2 है, जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपकी कंपनी आपको असिस्ट करेगी। जनरली जो कंपनीज होती हैं वो आपको असिस्ट करती हैं, राइट, और वो आपको सर्टिफिकेशन इसका कराती हैं, आपको ट्रेनिंग करवाती हैं। मैं भी मेरी कंपनी ने मुझे सर्टिफिकेशन करवाया था, तो ये जनरली बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है आज के टाइम में कि कंपनीज कराती हैं। ओके, सो अभी के लिए देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री, आप चैट पे लिखो, हम आगे भी मूव ऑन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की। लेट्स टॉक अबाउट कि जब हमारे पास VMware नहीं था तब चैलेंजेस क्या आते थे, तब कंसर्न्स क्या आते थे। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये समझो कि जब आपके पास एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, there is nothing called as VMware. Think about a time, for example, आप ईयर सोचो 2004 या आप ईयर सोचो 2005, जहां पर वर्चुअलाइजेशन का इतना होल्ड नहीं था, जहां पे हर चीजें रिलेटिवली फिजिकल चलती थी। अब होता क्या है कि आप एक कोई भी सर्वर, आपको अगर एक सर्वर डिप्लॉय करना है या आपको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो जनरली यूज केस होता है कि आपको एक सर्वर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर एक ही एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहिए, राइट। अब कंसर्न ये आता है कि अगर आपको एक नया सर्वर डिप्लॉय करना है, एक नया एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो पहले आपके लिए आपके पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, राइट। आप किस पे डिप्लॉय करोगे वो, तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। तो हार्डवेयर के लिए हमें कोई भी अपना प्रेफर्ड वेंडर ऑफ चॉइस, जैसे डेल, IBM, HP, देयर आर सो मेनी वेंडर्स जो आपको एक हार्डवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कंपनी का एक प्रेफर्ड चॉइस है वेंडर का, आप उनको रीच आउट करोगे और आप उनसे एक सर्वर आप ऑर्डर करोगे, राइट। तो जब आप एक सर्वर ऑर्डर करते हो, उसके साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जिसे कहते हैं केपेक्स। केपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जब आप एक कोई भी सर्वर ले रहे हो पहली बार, तो उसका आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एक अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट। ये ना ही आप पे करोगे एज एन एम्प्लॉई, ना ही कोई और एम्प्लॉय पे करेगा, इट इज अ कंपनी कॉस्ट। ये कॉस्ट टू द कंपनी होती है, जो उसको ये सर्वर लेना पड़ेगा, राइट। जब सर्वर आ गया, राइट, उसके बाद उसको रैक एंड स्टैक करना है, बाकी सारे काम होने हैं। और आप सोचो, अगर ऐसे है 2 सर्वर है, 3 सर्वर है, एनवायरनमेंट छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट ये बढ़ा, राइट, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 सर्वर है या 2000 फिजिकल बॉक्सेस है, राइट। थिंक अबाउट इट कि आपके पास 2000 फिजिकल बॉक्सेस है। अब अगर आपके पास 2000 फिजिकल बॉक्सेस हैं, तो एक सिंगल एडमिन उसको मैनेज नहीं कर सकता। यू नीड अ टीम ऑफ एडमिन। आपको अपनी टीम में बहुत सारे बंदे रखने पड़ेंगे जो उन सर्विस का मेंटेनेंस करें, राइट। क्योंकि अगर आपके पास 2-3 हजार बॉक्सेस हैं, उनमें
कभी किसी में सीमोस बैटरी फेल हो जाएगी विद टाइम, किसी में हार्ड ड्राइव फेल होगी विद टाइम, उसको रिपेयर कराना, मेक श्योर करना कि सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल डे टू ऑपरेशंस चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो उसके लिए आपके आपके पास टीम मेंबर्स होने चाहिए, राइट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक ही टीम का मेंबर है और वही सब कुछ देखेगा, राइट। अब जितने ज्यादा आपके पास सर्वर होंगे उतना ही सेंटर होगा, क्योंकि अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूं तो डेटा सेंटर में हमें रैक्स मिलती है, रैक में जहां पे हम अपने सर्वर माउंट करते हैं। अगर मेरे पास 1000-2000 सर्वर होंगे तो मुझे इतनी ही डेटा सेंटर की रैक लेनी पड़ेंगी। जितनी ही रैक मैं लूंगा उतना ही मुझे डेटा सेंटर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। मैं एक क्लाइंट के लिए काम करता था पहले, उनका जो महीने का बिल था जो वो डेटा सेंटर को पे करते थे, दैट वाज अराउंड 25K यूएसडी, मतलब $25,000 वो महीने का पे करते थे, सिर्फ डेटा सेंटर का बिल, राइट। तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट होता है कि अगर आप जितना ज्यादा डेटा सेंटर में आप अपना फुटप्रिंट, आप उनसे जितनी ज्यादा जगह लोगे डेटा सेंटर में, राइट, उतना ही आपको उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है डेटा सेंटर में, जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में आता था, वो आता था यूटिलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सर्वर खरीदा, आपने उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, राइट, और आपने एक एप्लीकेशन डाली। अब उस सर्वर पे मान लेते हैं कि मैंने 32 GB ऑफ रैम डाल रखी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 32 GB रैम उसके ऊपर आपने इंस्टॉल कर रखी है। अब वो 32 GB रैम जो है वो कंप्लीटली उस सर्वर के अंदर ही लॉक्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो रैम 32 GB पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है तो आप बोलोगे यार कि मैं रैम का एक कार्ड निकालता हूँ दूसरे सर्वर पे लगा देता हूँ, और जब जरूरत यहाँ पे यूटिलाइजेशन हाई होगी मैं फिर से रैम पे लगा दूंगा। फिजिकल बॉक्स में जो रिसोर्सेज लग गए, दैट इज इट, वो लग गए। फिजिकल बॉक्स आप रोज ओपन करके आप रिसोर्सेज शेयर नहीं करोगे दूसरे फिजिकल बॉक्सेस के साथ। अगर आपकी वो जो फिजिकल बॉक्स की मशीन है, अगर उसका सीपीयू 16% है या 20% है, या रैम की यूटिलाइजेशन ओनली 40% है, और बहुत सारी अभी भी फ्री अवेलेबल रैम रखी हुई है उस मशीन के अंदर जो अनयूटिलाइज्ड रैम है, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, राइट। जो रिसोर्सेज उस मशीन के ऊपर है वो उसी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन को के साथ ही यूज हो सकते हैं, दूसरे बॉक्स की एप्लीकेशन उसको यूज नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैलेंज आता है डिजास्टर रिकवरी। आपका अगर एक फिजिकल सर्वर है जो क्रैश कर गया, जो फेल कर गया, अब आपको अगर उसको दूसरी तरफ कहीं और चलाना है, आपके पास अगेन एक स्पेयर हार्डवेयर होना चाहिए, राइट। आपके पास एक पूरा एक हार्डवेयर होना चाहिए जहां पे आप उसको मेंटेन करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिकवरी करोगे। दिस इज अ चैलेंज। इतना इजी नहीं होता है कि अगर एक मेरा फिजिकल मशीन क्रैश कर जाए और उसको दूसरी तरफ लेकर जाके मुझे उसको ऑन करना। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, ये मेरे हिसाब से यूटिलाइजेशन और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैं इन दो को सबसे हाईएस्ट में रखता हूँ। यूटिलाइजेशन तो हमने समझा कि भाई अगर आपकी रैम 40% ही यूज हो रही है तो आप आज इसको यूज नहीं कर सकते, या किसी और के साथ आप आगे नहीं इसको आप शेयर कर सकते। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये होता है कि जब आप एक सर्वर